अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि होंगे खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है ASI सर्वे, बाकी हिंदी में है हाउ ASI सर्वे इज़ डन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले वाला लगाना, ओके। सबसे लेटेस्ट से शुरू करते हैं। संभल की जामा मस्जिद हरि मंदिर को तोड़कर बनाई गई। ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पहले मंदिर हुआ करता था। मथुरा और काशी से लेकर ताजमहल और कुतुब मीनार तक पर ऐसे कई दावे किए जाते हैं कि इन सब के नीचे मंदिर दबे हुए हैं। लेकिन इसकी सच्चाई कैसे पता चलती है? अयोध्या वाला केस हो या ज्ञानवापी वाला केस या फिर अभी ये संभल वाला केस हो, इन सब में जब कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है तो उसके बाद जब कोर्ट उस पिटीशन को मंजूर कर लेता है तो फिर वो सर्वे का ऑर्डर देता है। इस सर्वे के बेस पर यह पता करने की कोशिश की जाती है कि किसी जगह पर पहले, बहुत पहले कौन सा स्ट्रक्चर बना था और जो भी स्ट्रक्चर था वो दिखता कैसा था। सर्वे करने वाले स्पेशलिस्ट इसके आगे की खबर भी ढूंढ निकालने में काबिल होते हैं। माने उस जगह पर कितनी सदियों पहले से होमो सेपियंस रहते थे, क्या खाते थे, कहां नहाते थे, सब कुछ। अब ये होते कौन है? तो अपने देश इंडिया में ये काम ASI नाम की ऑर्गेनाइजेशन करती है। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जमीन में गड़े इतिहास की खोजबीन करना और मौजूदा ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल करना। 140 साल तक ASI ने खूब सर्वे किए। 5000 साल पुरानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को भी खोज निकाला। लेकिन इतना बवाल और इतने सवाल उस पर कभी नहीं उठे होंगे जितने बेचारों को अब झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल उनका काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। कई मस्जिदों के नीचे मंदिर को ढूंढने पड़ रहे हैं और सर्वे के साथ दिक्कत ये भी है कि एक सर्वे सबको खुश नहीं कर सकते। जो भी सर्वे आता है उससे एक पक्ष खुश होता है और दूसरा खफा। ऐसे ही कुछ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर वाली सेगमेंट में भी हुआ था। वैसे अगर ऐसा कहा जाए कि ASI का नाम अखबार के अंदर के पन्नों से निकलकर पेज 1 और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के सामने तभी आया था तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 2003 में एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि विवादित जगह पर मस्जिद से पहले मंदिर जैसी संरचना थी। इसके साथ ही ASI ने उस जगह पर पिछले 3000 सालों का इतिहास भी निकाल डाला, जिसमें मौर्य और गुप्त काल के अवशेष भी शामिल थे। और सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के केस में ASI की रिपोर्ट का ही हवाला दिया था। बाद में ASI के सर्वे की गाड़ी ज्ञानवापी पहुंची और अब संभल भी आ चुकी है। अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ASI के सर्वे में ऐसा होता क्या है जिससे इतिहास सामने आ जाता है। The Archaeological Survey of India. Gyanvapi ASI survey of the Gyanvapi survey. नहीं मतलब यार, कैसे कुछ टुकड़ों, बर्तन और ब्रश की मदद से सदियों पुरानी कहानी उजागर हो जाती है। आखिर ASI किन साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करता है जिससे इतनी पुरानी पुरानी बातों का पता चल जाता है? चलिए आपको बताते हैं। देखिए, ये सारा काम करती है ASI और ASI में A फॉर होता है आर्कियोलॉजी, जिसका मतलब होता है जमीन के नीचे मिलने वाली प्राचीन चीजों या फिर उनके अवशेषों के आधार पर हिस्ट्री की स्टडी करना। इसकी पढ़ाई करने वाले को कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन प्राचीन चीजों और इतिहास को स्टडी करने के लिए कई साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करती है। ASI ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करता है जिससे जमीन के अंदर बिना खुदाई किए समझा जा सके साहब कि उनके नीचे कुछ खुदाई करने लायक है भी या नहीं। माने ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने का तो मुर्गा ही नहीं है जितने के मसाले लग गए। वैसे कमाल की बात है ना कि अब खुदाई करेंगे तो नीचे कुछ मिल सकता है या नहीं, ये बात बिना खुदाई करके पता लगाना। इसके साथ साथ ही बिना खुदाई के जमीन के अंदर बचे अवशेषों की डेंसिटी, उसके शेप और वो किस मटेरियल का बना है उसका भी पता लगाया जाता है। अब इसके कई तरीके हैं, जैसे साइज्मिक मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। साइज्मिक मेथड, देखिए सबसे पहले बात करेंगे साइज्मिक मेथड की। इसमें साइज्मिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है और एक तरह की ये वेव हैं जो भूकंप के वक्त निकलती हैं। दरअसल भूकंप से होने वाली तबाही की वजह ये वेव ही होती हैं। साइंटिस्ट ने इसे मशीनों के जरिए बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आर्टिफिशियली क्रिएट करके इस्तेमाल किया। पर क्यों? क्योंकि इस वेव की एक खासियत है कि ये किसी भी तरह के सब्सटेंस से गुजर सकती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस। साइज्मिक वेव तीनों से गुजर सकती है और उस सब्सटेंस की डेंसिटी के हिसाब से अपना रास्ता भी बदल सकती है। ज्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल हो गया ना, चलो इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
मान लीजिए किसी जगह आर्कियोलॉजिस्ट ने मशीन लगाकर साइस्मिक वेव रिलीज कर दी हैं। अब मिट्टी से गुजरते हुए अगर ये वेव किसी दीवार के अवशेषों से टकराएंगी तो कुछ वेव्स वापस धरती की ओर रिफ्लेक्ट होंगी और कुछ तरंगे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जितने अमाउंट में तरंगे डिफ्लेक्ट होंगी उस हिसाब से अंदाजा लगाया जाएगा कि दीवार ईंट की बनी थी या पत्थर की, और सरफेस की तरह रिफ्लेक्ट हुई वेव से पता चलेगा कि दीवार के अवशेष जमीन से कितने नीचे हैं, यानी इसकी गहराई क्या है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके ज्ञानवापी परिसर में सर्वे भी हुआ था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, आपने सुना होगा कि धरती से मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जिन्हें मैग्नेटोमीटर के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। धरती की हर लोकेशन पर मैग्नेटिक वेव्स को मैग्नेटोमीटर के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। अब अगर जमीन के नीचे सड़क या दीवार के अवशेष हैं तो पत्थरों और ईंटों की वजह से उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाता है जिसे मैग्नेटोमीटर के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करके एक बड़े मैदान में वो लोकेशंस ढूंढ पाते हैं जहां जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर शिशुपालगढ़ की खोज भुवनेश्वर के पास 13 एकड़ के मैदान में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके हजारों साल पुरानी 300 मीटर लंबी सड़क खोज निकाली थी, जिसका ताल्लुक शिशुपालगढ़ नाम के पुराने शहर से था। इसके साथ ही आपने कलिंग का नाम भी सुना होगा, वही जिसे इतिहास के मुताबिक अशोक ने युद्ध में जीता था और उसमें इतनी तबाही उसने मचा दी थी कि बाद में उसे देखकर उसने जंग ही छोड़ दी थी और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। शिशुपालगढ़ उसी कलिंग की राजधानी थी। इसकी खोज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल किया गया था। ज्ञानवापी के सर्वे में साइस्मिक मेथड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का भी इस्तेमाल किया गया था। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, अब इसके तगड़े नाम को आसान भाषा में कहूं तो एक मशीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जमीन के अंदर जाती हैं। अंदर जाकर वेव्स जिस हिसाब से रिफ्लेक्ट होती हैं उस हिसाब से कंप्यूटर पर जमीन के अंदर दबे ढांचे की एक इमेज बन जाती है, मतलब एक एक्सरे टाइप खिंच जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार को सबसे सटीक टेक्नोलॉजी माना जाता है। इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल सूखी रेत वाली मिट्टी के नीचे दबे ढांचों को समझने में होता है। इसका इस्तेमाल अयोध्या में भी हुआ था। हालांकि ये तकनीक समुद्री किनारों पर उतनी कारगर नहीं है क्योंकि घनी चिकनी मिट्टी में रडार की तरंगों का पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल होता है। अब ये सभी नॉन डिस्ट्रक्टिव तकनीकें हैं, माने इनके इस्तेमाल के समय ना तो जमीन के ऊपर बने ढांचे ना ही नीचे दबे ढांचे को किसी तरह नुकसान पहुंचता है। जब ऐसी तकनीकों से जमीन के नीचे बने ढांचों के बारे में कंफर्मेशन मिल जाता है तब होती है खुदाई। मार्क की गई जमीन को छोटे छोटे स्क्वायर शेप में बांटा जाता है, फिर छोटे छोटे औजारों से आहिस्ते आहिस्ते खुदाई शुरू की जाती है। तब जाकर मिलते हैं अवशेष, जैसे दीवारें, सड़क या पूरा का पूरा शहर। कई खुदाइयों में कुछ छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, जैसे मटके, पुराने समय की क्रॉकरीज और बाकी चीजें। अब बारी आती है जो चीजें खुदाई में निकली हैं उनकी उम्र पता करने की। वो कैसे की जाती है, मतलब कैसे पता चलता है कि खुदाई में मिला मटका कितना पुराना है? तो उसके लिए फिर साइंस का सहारा लिया जाता है साहब। इस तकनीक को कहते हैं कार्बन डेटिंग। नाम तो आपने सुना ही होगा। कार्बन डेटिंग पेड़, पौधे, इंसान, जानवर जिसमें भी जीवन है उनके शरीर में कार्बन होता है। कहां से आता है ये कार्बन? असल में पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं, इंसान और जानवर उसे खाते हैं। इस तरह पूरी फूड चेन में कार्बन पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, सभी जीवों में दो तरह के कार्बन होते हैं। एक है C12 जो सबसे कॉमन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी कार्बन से बनती है, लेकिन कार्बन का एक रेडियो आइसोटॉप भी है जिसे C14 कहा जाता है। ये भी सभी जीवों में पाया जाता है। रेडियो आइसोटॉप का आसान मतलब है कि किसी एलिमेंट का जुड़वा भाई। ये जुड़वा भाई दिखने में तो हमशक्ल है, बस कुछ हरकतों का फर्क है। कैसे? चलिए स्कूल में लेकर आपको चलता हूँ। अब वैसे स्कूल में जिन बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी है उन्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो दोस्त याद कीजिए, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने कि दुनिया में हर चीज एटम से बनती है। एटम माने सबसे छोटा पार्टिकल। जैसे एक एक ईंट जोड़कर इमारत बनती है, वैसे ही एटम्स जुड़कर एक एलिमेंट बनाते हैं और हर एटम के अंदर 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। याद है? ये 3 हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब अपना जो ये एटम होता है वो बिल्कुल अपने सोलर सिस्टम जैसा दिखता है। अब बस ये मत पूछना कि ये सोलर सिस्टम कैसा होता है, चलो फिर भी बता देता हूँ। जैसे सूरज अपने सोलर सिस्टम के बीच में होता है और सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गेंदों के ढेर की तरह बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस ढेर के चक्कर लगाते हैं। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ढेर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन के नंबर से एलिमेंट की पहचान होती है। अगर आप कार्बन का एक एटम अमेरिका से ले लें और दूसरा भारत से, तो भी प्रोटॉन की संख्या फिक्स्ड होगी, लेकिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने से एलिमेंट नहीं बदलता, बस कुछ स्पेशलाइजेशन बदल जाते हैं।
और जब किसी एलिमेंट में न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है तो वो आइसोटॉप कहलाता है। C14 कार्बन का आइसोटॉप है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी टूटने लगता है। अब जब कोई जीव मरता है तो कार्बन C12 तो सलामत रहता है, लेकिन कार्बन 14 की संख्या कम होने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुलने के बाद उसके अंदर के बुलबुले धीरे धीरे कम होने लगते हैं। करीब 5700 साल में ये संख्या आधी हो जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को अगर किसी अवशेष में कुछ ऐसा मिलता है जैसे किसी जानवर या इंसान की हड्डियां, तो वो इसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। पर ध्यान रखिए, C14 करीब 5700 साल में आधा हो जाता है। कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि 64,000 साल में ज्यादा पुरानी चीजों की कार्बन डेटिंग नहीं हो पाती। इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ हद तक आर्टिफैक्ट्स जैसे कि मटका वगैरह की उम्र पता लगाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन पत्थरों या किसी दीवार की उम्र पता लगा पाना ना के बराबर है। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट आर्किटेक्चरल हिस्ट्री का सहारा लेते हैं, जैसे किसी तरीके का आर्किटेक्चर किसी दौर में इस्तेमाल किया जाता था, और इसके लिए वो फिर किताबों का सहारा लेते हैं और जो इससे भी पहले की स्टडी करते हैं वो बाकी के कल्चर को स्टडी करते हैं और इसके हिसाब से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम सर्वे वाली बात पर आएं तो ASI जब सर्वे करती है तो उस पर नजर भी रखी जाती है। देखिए, ASI का ऑफिस कल्चर के अंडर आता है, इसलिए जब ASI की टीम जब किसी ऐतिहासिक इमारत या खंडर का सर्वे करती है तो उस पर संस्कृति मंत्रालय की नजर रहती है। कुछ मामलों में जब सर्वे कोर्ट के आदेश पर किए जाते हैं तो कोर्ट भी सर्वे के पल पल की रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करता है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे भी कोर्ट के आदेश पर ASI को सौंपा गया है। अब इसमें कुछ लोग मस्जिद की बात पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करके सर्वे के खिलाफ भी आ जाते हैं, जिसके मुताबिक 1947 के बाद की सबकी इमारतें, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारे, वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नियम और आता है। दरअसल ASI वाली साइट्स पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। नियम है कि जो भी ASI प्रोटेक्टेड साइट है वहाँ पर सर्वे हो सकता है, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर। यही वजह है कि कोर्ट उन जगहों पर सर्वे की मंजूरी देता है जो पहले से ASI प्रोटेक्ट साइट होती है। संभल वाले जामा मस्जिद वाले केस में भी यही है। जामा मस्जिद एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, मगर पेच यही है कि ये एक ASI संरक्षित स्मारक है। इसे 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 की सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ये ASI आगरा सर्कल मुरादाबाद डिवीजन की वेबसाइट पर केंद्र की संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में भी शामिल है। यही वजह है कि जामा मस्जिद के सर्वे की मंजूरी मिली। अगर ये मस्जिद ASI की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वाली लिस्ट में नहीं रहती तो यहाँ सर्वे हो ही नहीं सकता था। ऐसे हालात में यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। बाकी इस वीडियो में किसी मस्जिद या मंदिर के बारे में बात करना मेन मकसद नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो में मंदिर और मस्जिद के साथ साथ सड़कों और शहरों का भी जिक्र किया और बताने की कोशिश की है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ASI की टीम सालों पुराने आर्टिफैक्ट्स की जांच कर लेती है, कैसे उनकी उम्र भी बता देती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल बचा है तो आप कॉमेंट में मुझे बता सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और जाते चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले तो वाकई वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव थी बिल्कुल, और बहुत तरीके से समझाया, और एक क्यूरियोसिटी होती है। अक्सर जहन में ख्यालात आते थे मेरे भी कि जैसे आजकल ये मुद्दे उठे हुए हैं, बाबरी मस्जिद वाला जैसे होता है, या ज्ञानवापी मस्जिद है, अब ताजमहल की बात हो रही है, जामा मस्जिद की बात हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं। देखिए 80% 90% चांसेस बनते हैं कि क्योंकि पहले जाहिर सी बात है, जो धर्म पहले था, जो कल्चर पहले था, जो लोग जिनकी ज़मीन थी, इस्लाम बाद में आया, फिर इस्लाम वाले आए, फिर वो बाबर आया तो ये आया तो और ही आया तो सिकंदर आज़म आया तो वगैरह वगैरह आए, शहाबुद्दीन आए, तो बहुत सारे लोग आए, तो उस साथ इस्लाम का कल्चर भी लाए, फिर मस्जिदें भी आई, फिर वो चीज़ें भी बनी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक जगह होती है जो किसी की नहीं होती, या एक कोई ना कोई वहाँ पे मोन्यूमेंट होता है या कुछ होता है, तो एक बहुत बड़ी जगह को कोई भी मुसलमान बादशाह होता है, वो सोचता है यार यहाँ तो यूँ ये बनना चाहिए। हाँ, अपने मर्जी से बनाता है, मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए, वो अपना ही मैप निकाल के बैठ जाता है। किसी जगह की कार्बन डेटिंग या उसकी ASI टीम जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उससे पहले ही मैं समझता हूँ एज ए हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए।
कि ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि शायद वहाँ पर टेंपल हो या कोई ना कोई ऐसी जगह हो। और वजह वही है कि पहले जो कल्चर था। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर एक मस्जिद है अभी तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर वो मस्जिद ही रहे, क्योंकि होता क्या है कि जैसे एक चीज़ है और ज़िंदगी चल रही है सही, तो क्यों हम उसमें एक ऐसा इशू पैदा करें कि जिससे मुस्लिम में और हिंदुओं में नफरतें पैदा हो। तो पहली कोशिश तो यही है कि अगर कोई ऐसा मामला नहीं है तो ना उठाया जाए। बिल्कुल। और मतलब अगर मंदिर बनाना ही है तो कहीं और बना लें, और अगर पहले वहाँ मंदिर था तो मतलब फिर मस्जिद बनाएगी क्यों? तो मस्जिद उसी वजह से बनी कि जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो उन्होंने कई टेंपल को तोड़ के वहाँ पे मस्जिदें बनाई, जैसे बाबरी मस्जिद वाला निकला। अच्छा, इनका ये कहना था कि यही वाली बात इन्होंने भी की कि एक मस्जिद पहले से है और एक धार्मिक प्लेस है, तो इंडिया का जो एक्ट है उसमें एक्ट में ये शामिल है कि ये ना छेड़ा जाए। बिल्कुल। तो एक्ट भी है, ये कानून भी है ये चीज़ का। लेकिन अगर वो ASI के तहत वो जगह है, यानी बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्लेस है हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, कोई किसी भी कंट्री की अगर कोई स्पेसिफिक जगह है, इंडिया की जो रूल है उसकी बात हो रही है, तो ASI के अंडर में वो आती है, हिस्टोरिकल जगह है और वहाँ पे ये चीज़ देखी जा सकती है कि अच्छा क्या है क्या नहीं है इस जगह पर। तो वहाँ पर ये चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी कि देखा जाएगा कि यार यहाँ पर हिस्ट्री क्या है इसकी। फिर हिस्ट्री में वो निकल आता है मामला कि टेंपल है, मस्जिद है, या मस्जिद बनी रहे या टेंपल इसको बनाया जाए। अच्छा, पहले ये बाबरी मस्जिद वाला हुआ तो उसके बाद दूसरी चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं। अजमेर शरीफ का जो दरगाह है उसका भी सुना है तो कि उस पर भी रिपोर्ट फाइल हो गई। तो पहली कोशिश ये है कि अगर एक चीज़ चल रही है, मामला चल रहा है, सदियों से एक चीज़ है, तो किसी की भी धार्मिक प्लेस है, अव्वल तो जाहिर सी बात है सवाल पैदा होता है कि किसी की प्लेस पे किसी और की प्लेस बनी, तो फिर वो कहेंगे कि पहले तो हमारा ही था। तो लेकिन अब जब बन गया है तो बस जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ये मुद्दे अगर ना उठें तो ज़्यादा बेहतर है कि हालात अच्छे रहेंगे। एक इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, एक यूनिटी है, या एक तरह से मल्टी कल्चर वाला कंट्री है, उसकी खूबसूरती बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। अगर ये फसाद आ गए बीच में तो फिर वही ना कि इस तरह के इशू उठे कि जिससे, अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर इशू उठता है कि नहीं यहाँ पे टेंपल था, तो जाहिर सी बात है कई हिंदुओं के दिलों पे तकलीफ होगी, कई लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं यार ये इतनी बड़ी मस्जिद मुसलमानों ने जब हुकूमत की थी बना ली, लेकिन ये तो हमारा मंदिर था। तो जाहिर सी बात है उनके दिल दुखेंगे, उनको तकलीफ। और अगर मस्जिद शहीद होगी तो फिर वो मुसलमानों को बुरा लगेगा। तो मतलब इससे वही होगा कि नफ़रतें या परेशानियाँ जैसे बाबरी मस्जिद वाले दौर में हुई थी। तो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना ही ये चीज़ें उठें तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे अमन रहे। तो वैसे वीडियो का मुद्दा कुछ और था, लेकिन हम चले किसी और ट्रैक पे गए कि कार्बन डेटिंग या किस तरीके से पता किया जाता है। मैं हैरान हूँ, मतलब मुझे आज ये पता चला साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, यानी ऊपर से ही वो जो वेव्स के ज़रिए से ही बता दिया जाएगा कि नीचे कोई ठोस चीज़ है, वहाँ से वेव्स टकरा के वापस आती है। यानी कि रेडार वाला जो मामला है ना, उसी तरह होता है कि समंदर के नीचे ही जो सबमरीन होती है वो चल रही होती है, तो वो रेडार के ज़रिए से ही पता चलता है कि अच्छा कोई और चीज़ भी है या नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए।